In today's video, we will talk about Wheatstone Bridge and Wheatstone Bridge के कुछ बैलेंस कंडीशन के बारे में हम जानेंगे। और जो Wheatstone Bridge है, जिनका एप्लीकेशन यूज़ होता है मीटर ब्रिज में। मीटर ब्रिज ये आपके प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है, तो इससे हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में इसे कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे गए। मीटर ब्रिज बना होता है एक वुडन बॉक्स से, जिसके ऊपर एक स्केल होता है और एक थिन वायर रहता है। ये इसका पूरा एक सेटअप है। इस सेटअप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम मीटर ब्रिज के सर्किट डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमें P, Q, R एंड X ये दिख रहे हैं। Q ये जो वैल्यू है ये 100 - L लेंथ पे है और P ये L लेंथ पे है। X जो है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है, जिसे हम अननोन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये मीटर ब्रिज की बातें हम क्यों कर रहे इस वीडियो में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का है। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज जिस बैलेंस कंडीशन में काम करता है उसका एप्लीकेशन हम मीटर ब्रिज में अप्लाई करते हैं। तो अभी जो हम पढ़ने वाले व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट हम मीटर ब्रिज में यूज़ करेंगे। मीटर ब्रिज में एक मेजर रोल होता है रेजिस्टेंस बॉक्स का। यहाँ पे आप कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स देख रहे हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स 2 या 3 तरह के आ सकते हैं। इस पे कुछ रेंजेस होते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जो ब्लैक कलर के कीज दिख रहे हैं, इन ब्लैक कलर के कीज पे के नीचे पे कुछ नंबर्स दिया गया होता है और उन नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे मान लीजिए की के नीचे में अगर 1000 लिखा है और आपको 1000 ओम का रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना है वायर पे, तो आप 1000 लिखे हुए की पे आप उस की को अनप्लग करोगे। दैट मीन्स उस की को निकाल दोगे तो वहाँ पे 1000 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। सो हमारे पास ये मीटर ब्रिज का एक सेटअप है। इस मीटर ब्रिज के सेटअप पे हम यहाँ पे इस जगह पे ये रेड एरिया पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। ओके, I1 जो करंट है ये A से B फ्लो हो रहा है और इस करंट पे हमने रेजिस्टेंस P दिया। I2 A to D ब्रांच पे करंट फ्लो हो रहा और इस पे हमने दिया है इस R, और BC ब्रांच पे I4 करंट पास हो रहा। इस पे जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम Q कह रहे हैं और इस पे रेजिस्टेंस को हम X कह रहे हैं। ये X रेजिस्टेंस ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे इस R के पॉइंट पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स। आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस I करंट फ्लो, I करंट इज डिवाइडिंग हेयर I1 एंड I2। I1 और I2 I करंट के फॉर्म में डिवाइड हो रहा है। यहाँ I करंट आगे चल करके I3 और I4 में डिवाइड हो रहा है। I3 और I2 ये मिल करके I5 करंट बना रहे, जो फ्लो हो रहा है DC ब्रांच से, और BC एंड DC ब्रांच के करंट आ करके वापस I बन रहे। दैट मीन्स I जो होगा ये होगा I4 प्लस I5। यहाँ से हमें पता है कि जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वही करंट हमें यहाँ पे मिल रहा है आफ्टर डिवाइडिंग। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि जो करंट है ये चार्ज कंजर्वेशन के लॉ पे चलता है। मीटर ब्रिज पे जंक्शन लॉ अप्लाई होता है, इसीलिए जंक्शन लॉ को जानना जरूरी है। ये क्रिचफ जंक्शन लॉ है, जिसे क्रिचफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। इस क्रिचफ जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 3 ब्रांच है, इस 3 ब्रांच पे करंट किसी जंक्शन से मीट कर रहा है, मान लेते हैं वो जंक्शन ये रेड डॉट है, इस जंक्शन पे सारे करंट्स आ करके मीट कर रहे हैं और इस जंक्शन से करंट डिवाइड हो रहा वो I4 पे, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि जो I इनवर्ड है, मतलब जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है वो सारा करंट सम होगा और इक्वल होगा आउटवर्ड। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी करंट है I इनवर्ड, जंक्शन के इनवर्ड वाले जो करंट है वो इक्वल होंगे जंक्शन के आउटवर्ड वाले करंट से। दैट मीन्स इनवर्ड करंट्स एंड आउटवर्ड करंट्स विल बी इक्वल।
और ये चीज़ सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, कोई लैप्स नहीं हो रहा, करंट हमें इक्वल मिल रहा है। जो करंट इनवर्ड है वही करंट आउटवर्ड है। आइए बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल बिटवीन V एंड A, तो VA इन दोनों का पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल दिस पॉइंट, तो पोटेंशियल A पॉइंट पे जितना होगा ये पोटेंशियल V पॉइंट पे जितना होगा, इन दोनों का माइनस ही नेट पोटेंशियल होगा। ये बराबर होगा किसके? ओम्स लॉ के, क्योंकि ये क्या है, ये नेट V पोटेंशियल है। तो अकॉर्डिंग टू इस ब्रांच पे अगर ओम्स लॉ की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? IR, और I इस करंट में क्या है? I है I1, और R ये इस करंट में क्या है? R रेजिस्टेंस, जिसको हम P से इंडिकेट किए, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली इन केस ऑफ AD we can write potential point A minus potential point D will be equal to IR। तो I कितना है हमारे पास? I यहाँ पे I2 है, और R कितना है? रेजिस्टेंस बॉक्स, उसका रेजिस्टेंस हमने R माना। सिमिलरली जब इस ब्रांच पे करंट जाएगा या फिर इस ब्रांच पे जो करंट आएगा, तो BC के बीच का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल BC, पोटेंशियल डिफरेंस एट BC विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट V माइनस पोटेंशियल एट C। ये किसके बराबर होगा? V इक्वल टू IR। तो I हम यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ पे 4, और R कितना है? I हम Q मारे, तो ये Q। इक्वेशन 3 अगेन इस ब्रांच का पोटेंशियल हम देखते हैं। सो V DC विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट C विल बी इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ पे I क्या है? ये I5 है, तो हमने लिखा I5, और R कितना? R ये X है, तो हमने लिखा X। यहाँ पे ये X हमें फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम इसे रेड पेन से इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमने अप्लाई किया है फॉर एडजस्ट टू रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए। अब हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे। ये जो ब्लैक कलर्स की कीज़ है, इन ब्लैक कलर्स की कीज़ को हम निकाल करके रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे। रेजिस्टेंस ऐसे एडजस्ट करेंगे कि हमारा जो I1 और I2 का वैल्यू है वो सेम हो जाए। तो मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस निकाला और I1 और I2 का वैल्यू सेम हो गया। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने के बाद I1 और I2 ये बैलेंस हो जाता है। तो जब I1 I2 बैलेंस हो गया तो हम मानते हैं कि I1 पे जो करंट जा रहा है वो करंट पहुंच रहा है BD पे, और I2 पे जो करंट जा रहा है वो करंट पहुंच रहा है D पे, पॉइंट D पे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B ये बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट D, क्योंकि चूंकि हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को इंट्रोड्यूस किया और I1 I2 ये दोनों I1 I2 ये बराबर होंगे। तो I1 I2 जो बराबर होगा तो जितना करंट B पॉइंट पे पहुंच रहा उतना ही करंट D पे पॉइंट पहुंचेगा, और इस कंडीशन में इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल वो इक्वल होगा। पोटेंशियल इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो इस केस में जितना करंट I1 से पास हो रहा है यही करंट I4 पे आएगा, और जो करंट I2 है ये करंट I5 पे जाएगा। दैट मीन्स इस कंडीशन में I3 पे, यहाँ से I3 से कोई भी करंट पास नहीं होगा। एंड नाउ नो करंट पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, क्योंकि जो करंट I1 है वो वही करंट I4 जा रहा है, और जो करंट I2 है यही करंट I5 बन रहा है, क्योंकि इन दोनों का बीच का पोटेंशियल बराबर हो गया और यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा। नाउ नो करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। सो जो करंट यहाँ पे है that current would be here, that current would be here, same current would be here and here। तो galvanometer, that means here is no potential difference between B and C। तो galvanometer से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। अब इस कंडीशन में I3 पे कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो I3 ये अब I3 को हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब I2 विल बी इक्वल टू I5, I1 विल बी इक्वल टू I4। सो आफ्टर introducing resistance box, potential at V is equal to potential at D। ठीक है,
दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। और पोटेंशियल एट वी ए बी, इसे हमने क्या लिखा था, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। तो ये पोटेंशियल एट बी, ये पॉइंट अब किसके बराबर है, डी के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी डी, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है I1P के। सिमिलरली पोटेंशियल एट वी सी, यहाँ का पोटेंशियल को हम क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल एट वी बी माइनस पोटेंशियल वी सी। सो यहाँ पे पोटेंशियल जो वी सी है, वी बी है, इसके बदले हम क्या लिख रहे हैं, वी डी। तो यहाँ का करंट हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है I4, और रेजिस्टेंस हमने कितना रखा है, IQ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। सिमिलरली हम जाएंगे पोटेंशियल एट AD के बीच का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। सो AD इक्वल टू पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट D। तो पोटेंशियल एट D को हम क्या लिख रहे हैं, ये तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने लिखा था I2R इक्वेशन 7, एंड पोटेंशियल एट DC will be equal to potential at D minus potential at C, which will be equal to potential current I5 current and X। ओके, अब यहाँ पे आप देखो पोटेंशियल एट AB बराबर है A माइनस डी, और पोटेंशियल एट AD ये भी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू VA माइनस VD। तो ये जो RHS है ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1P will be equal to I2R। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल VC है ये D माइनस सी, यही एग्जिस्ट करे यहाँ पे भी D माइनस सी। तो यहाँ पे ये RHS के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं I4Q इज इक्वल टू I5X। यहाँ हम इसे इक्वेशन 9 और इसे इक्वेशन 10 दे रहे हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट हमने देखा I4 इज इक्वल टू I1 एंड I5 इज इक्वल टू I2। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट I1P विल बी इक्वल टू I2R, I4 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, I1। सो मैंने लिखा I1 Q एज इट इज इक्वल टू I5 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, I2 X एज इट इज़। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे, सपोज I1P डिवाइडेड बाई I1Q इक्वल टू I2R इज डिवाइडेड बाई I2X। तो यहाँ से I1 I2 कैंसिल होगा, और हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा अगर हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें P अपॉन Q R अपॉन X। तो यहाँ से हम X का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। X विल बी R अपॉन P Q। इस तरह से यहाँ पे हम X का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। So that was the procedure to find Wheatstone bridge. I hope this video will be helpful for you. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय।